morning dear students. So today we will learn about some further journal entries from the chapter journal. So let's start the lecture. First term is डिस्काउंट. डिस्काउंट नॉर्मली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि आप लोग जब भी कुछ सामान को बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आपको कई बार कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट वर्ड होते तो बिजनेस फॉर्म में भी, क्योंकि बिजनेस फॉर्म ऐसे सेल्स रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स या ट्रांजेक्शन्स करती है, तो उस टाइम भी फॉर्म से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट किसे बोला जाता है? सो डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस है जो सेलर देता है अपने कस्टमर को जब वो गुड्स को सेल करता है. ठीक है, सेल प्राइस पर जितना भी डिस्काउंट सेलर के थ्रू कस्टमर को दिया जाता है, तो उस रिबेट को या उस टर्म को, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट. मीन्स सेलिंग प्राइस से जितनी भी कम रेट पे गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को, उस जितना भी कम रेट पे वो गुड प्रोवाइड की जाती है, तो उस कम रेट को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट. इसलिए इसको बोला जाता है डिस्काउंट इज ए अलाउंस. एक ऐसा अलाउंस है जो सेलर देता है गुड्स को सेल करते टाइम अपने परचेजर को. ठीक है, तो दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं. नॉर्मली आप लोग कहीं जाते हो, अगर आप कुछ सामान खरीदते हो, नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाता है. तो वही डिस्काउंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो जो सेलर अपने कस्टमर्स को गुड्स को परचेज करते टाइम या अपने गुड्स को सेल करते टाइम जो भी डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, वो डिस्काउंट है यहाँ पे वो. ठीक है, या वो अलाउंस कहलाता है आपका डिस्काउंट. तो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं. एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट वर्ड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है. ट्रेड मीन्स क्या होता है? व्यापार. ठीक है, सभी को पता होगा. तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. जैसे आपने वर्ड सुना होगा होलसेलर्स. होलसेलर्स का क्या काम होता है? बहुत लार्ज क्वांटिटी में अपनी गुड्स को वो सेल करते हैं. ठीक है, तो जिन होलसेलर से गुड्स बहुत ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हो होलसेलर भी नहीं, अगर हम कोई भी कस्टमर लार्ज क्वांटिटी में अपनी गुड्स को परचेज करता है, किससे? लार्ज क्वांटिटी में अपनी गुड्स को परचेज करता है, तो उस टाइम जो भी सेलर होता है वो कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, और उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट. क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर, जो सेलर अलाउड करता है व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज की जाती हैं, तो उस टाइम जो सेलर अपने कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, वो कौन से टाइप का डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट. और ये सेलर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को या परचेजर को. डियर एवरीवन, ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास सेलर है, सेलर ने 10,000 की गुड्स सेल करी हैं. ठीक है, और ये है कस्टमर, या बोल सकते हो आप परचेजर. इसने परचेज करते टाइम कितना डिस्काउंट मिला है इसको? 10%. कितना मिला है? 10%. तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो सेलर ने 10,000 की गुड्स सेल करी हैं, तो सेलर गुड्स अपनी सेल कर रहा है कस्टमर को. ठीक है, 10,000 की गुड्स थी, तो कस्टमर को सेल करते टाइम उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है. ठीक है, तो जैसे 10,000 की अमाउंट है, इसका अगर मैं 10% निकालूं, सभी बच्चों को आना चाहिए, ये कितना आ गया आपका? 1,000. तो ये जो 1,000 की अमाउंट है, ये क्या कहलाएगी? आपकी ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट. और कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं. जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो ना आप, जर्नल एंट्री, तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट किसी भी ट्रांजेक्शन में गिवन होगा, तो उसको हम अपनी एंट्री में शो नहीं करते उस अमाउंट को. तो अब जब हम एंट्री करेंगे, तो 10,000 माइनस, आप एंट्री किससे करोगे? 10,000 माइनस 1,000, कितनी? 9,000. समझ में आ रहा है सबको? मीन्स एंट्री इज 9,000 की अमाउंट. इस 1,000 की अमाउंट को कहीं भी शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में
कैलकुलेट तो करते हो लेकिन उसको दिखाते नहीं हो अपनी जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो ये भी बोल सकते इट इज नॉट शोन ऑन, यहाँ पे ये लिख लो, इट नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में से शो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे जैसे ये 9,000 है, अगर मैं जनरल सेल की एंट्री हो रही है ना, किसको हो रही है, कस्टमर को हो रही है, तो कस्टमर को आप डेबिट कर दो, क्योंकि नाम नहीं मैंने बताया आपको, कस्टमर को डेबिट कर दो टू सेल। ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, सिर्फ अमाउंट लिखनी है। 9,000 की सेल हुई है, 1,000 हमने लेस कर दिया, कितनी बैलेंस बचा, 9,000। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी इन कंडीशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है किस टाइप का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू हिज कस्टमर व्हेन ही पे कैश प्रॉम्प्टली। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर। कैश डिस्काउंट क्या है, अलाउ किया जाता है सेलर के थ्रू टू हिज कस्टमर। जब सेलर अपने कस्टमर को एक डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, और ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब कस्टमर प्रॉम्प्टली मीन्स शीघ्र। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने कस्टमर को सेल किया है, ठीक है, और सेल करते ही उसने पेमेंट कर दी, उसने उसी टाइम 10,000, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते, सेलर ने 10,000 की गुड कस्टमर को सेल करी थी, तो उस टाइम उसको 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था क्योंकि लार्ज पॉइंट, लेकिन उसने साथ में उसको 5% कैश डिस्काउंट भी दे दिया, बिकॉज ही पेड एंटायर अमाउंट टू सेलर। उसने सारी की सारी अमाउंट पे कर दी। जैसे 9,000 यहाँ पे बैलेंस था, उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो इस वजह से उसको 5% कैश डिस्काउंट भी उसी टाइम मिल गया। तो ये कैश डिस्काउंट नॉर्मली कब प्रोवाइड किया जाता है कि सेलर अपने कस्टमर को सेल करता है, और अगर वो उसी टाइम पूरी अमाउंट को पे कर देता है, तो सेलर थोड़ा बहुत उसको कैश डिस्काउंट भी दे देता है। तो ये कब डेराइज होता है, जब पेमेंट प्रॉम्प्टली होती है, जब कैश पेमेंट तुरंत कर दी जाती है, तब हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को थ्रू सेलर, ठीक है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं कस्टमर, हम मान के चलते हैं गुड्स, मैं एक एंट्री ले लेती हूँ, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीस, हम 10,000, ठीक है, एंड ही पे अमाउंट इमीडिएटली, ठीक है, and goods sold to Ram rupees 10,000 and he pay amount immediately and he gets 5% cash discount, ठीक है। गुड्स सेल की गई है राम को 10,000 की, एंड ही पे अमाउंट इमीडिएटली, उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी और उसको क्या दे दिया गया, 5% कैश डिस्काउंट। अब एंट्री कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले तो 10,000 की गुड्स थी जो राम को क्या की गई थी, सेल, ठीक है, इसने पेमेंट उसी टाइम कर दी। राम को सेल की गई थी 10,000 की गुड्स, 10,000 की गुड्स इसने लेने के बाद उसी टाइम पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट भी इसने कर दी, ठीक है, एंड ही गेट 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका अगर 10,000 का 5% कितना आएगा हमारे पास, 500, ये क्या है, कैश डिस्काउंट, ठीक है, क्या है ये, कैश डिस्काउंट। तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, क्योंकि सेल हो रही है, किसको सेल हो रही है, मैंने आपको एंट्री बताई थी कि गुड्स सेल भी हो रही होती है, किसी पर्सन का नाम भी है, और अगर साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट हो गई, तो हमें सिर्फ कैश को देखना है, उस पर्सन को नहीं देखना है, ठीक है। याद है सभी को, मैंने आपको एंट्री बताई थी ना, अगर गुड्स सेल की जाती है और साथ में लिखा हुआ आता है गुड्स सेल टू दिस पर्सन, और साथ में ये भी लिखा होता है ही पे कैश इमीडिएटली, तो आपको सिर्फ कैश को देखना है, आप उसको, उस पर्सन को डेबिट नहीं करना है। अब 5% 500 कैश डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तब अब इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है,
जैसे यहाँ पे राम को तो इग्नोर करना है क्योंकि कैश में भी जा रहा है हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि हम बुक्स किसकी बुक्स में कर रहे हैं, सेलर की। तो हमारे सेलर को क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। आपको एक एंट्री करते टाइम सिर्फ ये याद रखना है कि हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। हम बिजनेस की या फिर जो बिजनेस चला रहा है उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो उसे कैश रिसीव होगा तो डेबिट करना है, कैश पे करेगा तो क्रेडिट करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कैश रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है, 500 तो डिस्काउंट दे दिया। अब 10,000 था पे करा उसने 500 का कैश डिस्काउंट दे दिया। कितना पे किया उसने, 9500। तो कितना कैश गया, ध्यान से देखना एंट्री सभी, बहुत इजी है। कैश कितना पे किया उसने, 9500। और अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका डिस्काउंट। अकाउंट को आपको करना है डेबिट टू, कितना डिस्काउंट आया था हमारा 500। अब किससे कैश आया, किससे है, सेल से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेल्स विद 10,000। क्लियर एवरीवन। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये नरेशन आपको जरूर लिखनी है। तो एंड हमें कस्टमर ने पे किए, कैश रिसीव हो रहा है, साथ में उसको हमने, ये कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड वाला। जब आपको ये चीज याद रखना है, डिस्काउंट जब भी पे किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा, कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, ये चीज याद रहेगी सबको। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्या करना है, क्रेडिट। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम डिस्काउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो आपको अगर ये चीज कंसेप्ट नहीं लर्न आता, आपको सिर्फ एक सिंपल चीज याद रखनी, कैश को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट साइड आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मीन्स कैश अगर रिसीव किया जा रहा है तो अलाउड ही होगा, और कैश पे किया जा रहा है तो रिसीव हुआ होगा। सिंपल सी टर्म है, ठीक है। तो ये एंट्री थी। तो अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, जो कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। अलाउड कौन सा होता है, जो कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है। अलाउड कौन सा होता है, जो सेलर ने किसको दिया है। तो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट की बात कर रही हूं मैं। तो जब कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे इस वाली एंट्री में जो डिस्काउंट था वो अलाउड था, क्योंकि हम डेबिट कर रहे थे, दे रहे थे। तो अगर हमारे लिए, अब यहाँ पे सेलर ने किसको दिया था, कस्टमर को। सेलर को क्या हो रहा है, 500 इसने डिस्काउंट दे दिया, इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान जब भी होगा तो आपको इसको डेबिट करना है। और अगर हमने, और इस कस्टमर के लिए ये डिस्काउंट क्या है, अब इस हमारे लिए तो लॉस है ये डिस्काउंट, क्योंकि ये दिया जाए। लेकिन अगर मैं कस्टमर की बुक्स में एंट्री करूं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं मैं, इसके लिए ये 500 क्या है, एक तरीके से बेनिफिट है। तो जब इसकी बुक्स में ये एंट्री करेगा तो ये 500 को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, वो बेनिफिट है। तो जब डिस्काउंट क्रेडिट साइड आएगा तो वो डिस्काउंट रिसीव लिखना है आपको, और जब डेबिट साइड आएगा तो डिस्काउंट अलाउड। ऐसा जरूरी भी नहीं है, आप डिस्काउंट वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड होता है हमेशा ही डेबिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव होता है हमेशा ही क्रेडिट साइड, ठीक है। जब रिसीव कर रहे होते हैं तो क्रेडिट करना है, और यहाँ पे क्योंकि पे किया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है हमारे पास, एक एग्जांपल भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिस्काउंट रिसीव वाला, ठीक है। अब एंट्री लिखते हैं हम यहाँ पे, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ही ले लेते हैं, ₹10,000, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 एंड
he give 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस एंट्री को जरा समझिए आप लोग। गुड्स परचेज की गई है राम से 10,000 की एंड ही गिव 5% कैश डिस्काउंट। 10,000 की गुड्स परचेज की गई राम से, लेकिन यहाँ पे इस एंट्री में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डिस्काउंट वर्ड आ जाता है, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो आपको समझ जाना चाहिए कैश डिस्काउंट हमेशा उसी ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है जिसमें कैश पे किया जाता है। मीन्स हमने ऑलरेडी इसको पे कर दिया होगा। उस वाली एंट्री में हम क्या कर रहे थे, राम को सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है या आप मान लो फर्म है, वो राम से ही परचेज कर रही है 10,000 की गुड्स, और जब परचेज करा तो उसने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब पहली एंट्री तो क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लेकिन किसमें, कैश में ही किया गया होगा, कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या डेबिट करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या पे कर रहे हो आप, कैश पे कर रहे हो, कैश अकाउंट 2 डिस्काउंट। अब जिनको नहीं समझ में आता है तो मैं रिसीव वर्ड भी लिख देती हूँ यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। 10,000 की गुड्स सेल, पहले तो हमने परचेज कितने का किया है, 10,000 का, और इस पे ऊपर 5% अगर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, सभी को आना चाहिए। 10,000 पर अगर मैं 5% कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 500। तो डिस्काउंट वाली टर्म के आगे डाल देना आपको 500, और इस 10,000 में से जब इस 500 के डिस्काउंट को माइनस करूंगी तो यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा, 9,500, ठीक है। मीन्स 10,000 की गुड्स तो परचेज करी, लेकिन हमने 500 रुपए उससे डिस्काउंट भी ले लिया, तो उस कंडीशन में हमने सिर्फ 9,500 उसे पे किया है और 500 क्या ले लिया, डिस्काउंट। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव किया है, तो अब नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये वाली एंट्री थी, तो गुड्स परचेज करी गई हैं। अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है हमारे लिए, फर्म के लिए क्या है, एक प्रॉफिट है, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है 500 का, एक बेनिफिट है, रेवेन्यू है, ठीक है। और इस वाली एंट्री में क्योंकि हम दे रहे थे किसको, अपने कस्टमर को, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस था, ठीक है। डियर एवरीवन, अब दूसरी टर्म को लेके चलते हैं। सेकेंड है आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और बाय फायर। अब कई बार क्या होता है, हम अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, तो बिजनेस में ऐसी बहुत सारी अनकंटीजेंसीज होती हैं जिस वजह से बिजनेस को सफर करना पड़ता है। तो अनकंटीजेंसी क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हमने गोदाम बनाया हुआ बिजनेस फर्म ने, उसमें कई बार आग लग जाती है या किसी ने चोरी कर ली है उस गोदाम से, तो ऐसी कंडीशंस भी आपकी बिजनेस फर्म में अराइज हो जाती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी हमें एक ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को भी एडजस्ट करना होता है। तो जैसे स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, सामान के स्टॉक को, गुड्स जो हैं, जिसका भी बिजनेस चल रहा है, जैसे अगर कोई फर्म है वो सिर्फ क्लॉथ्स बना रही है, तो वो उसके लिए क्या होगा, गुड्स होंगी, और उस सभी कपड़ों के, सभी गुड्स के स्टॉक, क्लॉथ के गुड्स को, सभी गुड्स हैं जो वहां पे क्लॉथ्स, वो एक स्टॉक कहलाएंगी। तो अगर उस स्टॉक में बाय चांस चोरी हो जाती है कुछ कपड़ों की, या फिर आग से नुकसान, आग लग जाती है उस गोदाम में, तो उस कंडीशन में भी आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। तो क्या जर्नल एंट्री करनी होती है आपको इस कंडीशन में, यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है लॉस, अगर लॉस होता है, इफ लॉस बाय फायर, अगर फायर, आग से नुकसान होता है, तब आपको एंट्री क्या करनी है, तब आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2
लॉस बाय फायर अकाउंट को करना है डेबिट टू। अब हमने अभी तक सेल नहीं किया, लेकिन सेल करने से पहले ही क्या लग जाती है, गोदाम में आग लग जाती है। ठीक है, तो वो वाला सामान है जो अभी तक हमने परचेज किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे परचेज वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? तो जब भी किसी गोडाउन में या गोदाम में आग लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको एक एंट्री पास करनी होती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। ठीक है, दूसरी एंट्री बता रही हूं, इफ लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है, चोरी से नुकसान हुआ है हमारा, तो आप यहाँ पे फायर की जगह क्या लिख दोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को करना है आपको डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको ये जनरल एंट्री करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब लेके चलते हैं, कई बार क्या होता है हमने इन जो फर्म होती है इन अनकंटीजेंसीज से बचने के लिए उसने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा होता है। जैसे आप लोगों ने भी, ह्यूमन बीइंग्स ने भी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा होता है, उसी तरह फर्म्स या बिजनेस एंटिटीज भी अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखती है ताकि फ्यूचर में कभी कुछ नुकसान हो तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ही फर्म इंश्योरेंस क्लेम करवा के रखे। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें इंश्योरेंस क्लेम करवा के रखती है, कुछ कंडीशन नहीं होती जिसमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवा के रखती है। ठीक है, तो बाय चांस अगर ऐसी गुड्स का नुकसान हुआ है या ऐसी गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट हुआ, ऐसी गुड्स का नुकसान हुआ है जिनका इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है, फर्म ने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट तो ये एंट्री करनी है। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर इंश्योर्ड हैं, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, आपको एंट्री क्या करनी है, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं, उनका इंश्योरेंस हो रखा है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को कर देना है डेबिट टू लॉस बाय फायर और स्टॉक, जो भी है। ठीक है, लॉस बाय फायर हुआ है तो फायर को आपको लिखना है, स्टॉक से हुआ है तो आपको स्टॉक वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और स्टॉक, जो भी कंडीशन है। तो अगर सबसे पहली एंट्री आप करोगे उसको गुड्स के जलने की, जो कि ये थी। ठीक है, दूसरी एंट्री आप करोगे अगर गुड्स इंश्योर, ये तभी करनी है आपको जब गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा। अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो आपको सिंगल एंट्री वही पास करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन अब ये तीसरी कंडीशन ये तो थी इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस हो रखा है। तो कई बार क्या होता है, इफ व्हेन, अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, व्हेन full amount of claim is received from insurance company. ठीक है, when full amount of claim is received from insurance company, अगर पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है तो आपको कैश के थ्रू तो रिसीव नहीं होगा, एक चेक ही आएगा आपके पास। इस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेक को करना है डेबिट, क्योंकि पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और किससे रिसीव कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये वाली एंट्री आपको करनी है। क्लियर?
अब पहली कंडीशन तो ये थी कि पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, when the insurance company does not pay full claim। अब ये दो कंडीशन अराइज हो सकती है। पहली कंडीशन है गुड्स लॉस जल रही है या थेफ्ट चोरी हो रही है, तो आपको वो एंट्री तो हर कंडीशन में करनी ही करनी है। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो आपको सेकेंड एंट्री करनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और स्टॉक, जो भी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन अगर फुल अमाउंट मिल रही है तब आप तीसरी एंट्री ये करोगे, ठीक है। और अगर फुल अमाउंट नहीं पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम देन वी हैव टू पास दिस एंट्री। तब आपको एंट्री क्या करनी है, वैसे ही एंट्री करनी है आपको बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट को करना है डेबिट, उसके बाद आप एंट्री करोगे लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर? नरेशन क्या होगी आपकी इसकी, बीइंग हाफ अमाउंट, ये जितने परसेंट भी है उसको आप स्पेसिफाई करोगे। बीइंग जैसे हम मान के चलते हैं हाफ अमाउंट रिसीव, बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रॉयड गुड्स रिसीव क्लेम, हाफ गुड्स विच इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जो भी हाफ अमाउंट थी वो हमने रिसीव कर ली है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये फुल अमाउंट में बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी करोगे, लेकिन अगर कुछ पैसा ही मिल रहा है तो बैंक में डालोगे वो पैसा जो आपको रिसीव हो रहा है। जो नहीं रिसीव हो रहा है उसके आगे आपको लिख देना है लॉस ऑफ स्टॉक या फिर लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। अकाउंट को डेबिट करना है टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, इसका ही एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान के चल रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, ठीक है, डैमेज्ड बाय फायर, ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनी accepted claim of rupees 800, ठीक है, and check is received, check is received from the insurance कंपनी, ठीक है। ये वाली एंट्री है। तो पहले एंट्री थोड़ा समझ लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, गुड्स जिसकी कीमत थी 1000 रुपए, डैमेज्ड नुकसान हो गया किस चीज से, आग लगने से, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स ऑलरेडी इंश्योर्ड थी तभी तो एक्सेप्ट किया होगा। बिना इंश्योर्ड गुड्स के इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा कोई क्लेम नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो नेचुरली सी बात है, इंश्योरेंस हो रखा होगा उन गुड्स का, तभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम एक्सेप्ट किया ऑफ रुपीज। लेकिन उन्होंने सिर्फ 1000 क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, 800 क्या ही इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया, एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, लॉस, क्योंकि यहाँ पे आग से नुकसान हो तो आपको लिखना क्या है, लॉस बाय फायर। अकाउंट को क्या करना है, डेबिट टू किसका नुकसान हुआ, परचेज का, क्योंकि अभी तक हमने सेल नहीं करी थी गुड्स, ठीक है। कितना नुकसान हुआ है, 1000, ठीक है।
ठीक, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। देन दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, नरेशन सबको आती है ना, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी आपकी। अब दूसरी एंट्री क्या करनी है आपको, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को करना है डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट को कर देना है क्रेडिट। अभी तक हम इसमें डेबिट कर रहे थे, अब इस वाली एंट्री में हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 1000 ही अमाउंट से। अब कहेंगे 800 रुपए दे रहे थे तो हम 1000, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्लेम को ही डेबिट कर रहे हैं। एक्चुअल में जब अमाउंट रिसीव होगी तो ये कौन सा क्लेम था, 1000 रुपए वाला, इस वजह से हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जब क्योंकि 800 ही रिसीव हो रहे हैं, कितने रिसीव हो रहे हैं, 800, तो ये वो वाली कंडीशन है, ये वाली, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम। तो आपको एंट्री क्या करनी है, आपको पहली एंट्री बैंक को क्या कर देना है, डेबिट, उसके बाद लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट टू, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कितना आ रहा है पैसा हमारे पास, 800, कितना नहीं दे रहे हैं वो 200, और टोटल कितना था हमारे पास, 1000, कितना था हमारे पास, 1000। बीइंग, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी एंट्री, नरेशन सॉरी, क्लेम लॉक्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स हमने उनको इंफॉर्मेशन दे दी है कितने का नुकसान, बीइंग क्लेम, जो भी क्लेम था हमने उनको क्लैरिफाई कर दिया, तो लॉक्ड ये वर्ड इस वजह से यूज किया है, बीइंग क्लेम लॉक्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये एंट्री थी रिगार्डिंग आपकी लॉस बाय फायर की। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सम फर्दर जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर। आई एम एंडिंग दिस क्लास राइट नाउ। थैंक यू सो मच।